साथियों, आप सभी का विजन ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स अर्थात GTI 2019 के संबंध में। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि यह इंडेक्स जारी किसके द्वारा किया जाता है। तो यह जारी किया जाता है ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक थिंक टैंक है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो इसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। और इस इंडेक्स में जो 2019 की जो रैंकिंग आई है, इसमें भारत की जो रैंक है 7वीं है। मतलब कि पिछले वर्ष की रैंकिंग से इस वर्ष इसकी रैंकिंग और ज़्यादा ख़राब हो गई। पिछले वर्ष रैंकिंग जो थी भारत की 8वीं थी, इस बार 7वीं हो गई। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत करिएगा कि 8 से 7 हो गई तो रैंकिंग सुधर गई। सुधरी नहीं है, क्योंकि ये रैंकिंग किस चीज़ के लिए, ये आतंकवाद से संबंधित है। कि मतलब कि 7वीं होने का मतलब क्या है कि भारत में आतंकवाद की जो दिक्कतें हैं वो पहले से ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इस प्रकार से पिछले वर्ष की तुलना में क्या है कि ख़राब है। इसमें यदि रैंकिंग एक की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, मतलब कि आप उतनी ख़राब सिचुएशन में हैं। यदि अन्य देशों की बात करें तो जो भारत से पहले के जो 6 देश हैं, भारत 7वें पे, तो भारत से पहले जो 6 देश हैं कौन कौन से, पहले नंबर पे अफ़गानिस्तान है, दूसरे पे इराक है, तीसरे पे नाइजीरिया है, चौथे पे सीरिया है, 5वें पाकिस्तान और छठे पे सोमालिया और 7वें पे हमारा भारत है। अब यदि भारत से जो बेहतर स्थिति में है, ठीक है, इनकी विभिन्न रैंकिंग होगी, परंतु ये भारत से बेहतर स्थिति में, जैसे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, साउथ सूडान है, बुर्किना फासो है, फ़िलिस्तीन है, लेबनान है, जो कि ये क्या है, ये अधिकांशतः क्या है, आतंकवाद से ग्रसित देश माने जाते हैं, परंतु इनकी रैंकिंग क्या है, भारत से बेहतर है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने इस रिपोर्ट का खंडन किया है। अब खंडन क्या है तो इसको थोड़ा सा और समझ लें। कुछ समय पहले क्या था, सरकार ने नीति आयोग से विभिन्न वैश्विक सूचकांकों का अवलोकन करने को कहा था, जिससे उन बातों का पता लगाया जा सके जिससे कि इन वैश्विक सूचकांकों में भारत की रैंकिंग सुधारी जा सके। मतलब ऐसे कौन से कदम या मेजर्स उठाए जाएं, या ऐसी कौन सी चीज़ें जिनको हम ये सुधार लेते हैं तो ये जो विभिन्न ग्लोबल इंडेक्स हैं उसमें भारत की रैंकिंग सुधर जाए। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, यदि ये जो विभिन्न वैश्विक सूचकांक है, यदि इसमें भारत की रैंकिंग अच्छी होगी, रेटिंग अच्छी होगी, रिपोर्ट भारत के संदर्भ में अच्छी होगी, तो क्या होगा कि भारत में निवेश भी ज़्यादा होगा। क्योंकि जो इन्वेस्टर होते हैं ये विभिन्न प्रकार के जो इंडेक्स होते हैं उसको वो देखते हैं, उसके आधार पर वो विभिन्न देशों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यदि इन सूचकांकों में भारत की स्थिति सुधरती है, रैंक सुधरती है, तो भारत में विदेशी निवेश क्या होगा, वो ज़्यादा आएगा। तो नीति आयोग ने क्या किया, अपनी मॉनिटरिंग में पाया कि कई वैश्विक सूचकांक जो हैं वो अपनी रैंकिंग और रिपोर्ट में भारत के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अर्थात बायस्ड रवैया अपनाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो ग्लोबल स्लेवरी रिपोर्ट 2017 जो आई थी, वैश्विक दासता रिपोर्ट 2017, इसको ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक थिंक टैंक है या NGO है जिसका नाम है वॉक फ्री फाउंडेशन, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंकिंग क्या थी, काफ़ी ख़राब बताई गई थी। मतलब ये बताया गया था कि भारत में क्या है, स्लेवरी की जो सिचुएशन है वो अभी भी है, मतलब काफ़ी ख़राब है। तो इस रैंकिंग को लेकर भारत ने ILO में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में, इस रैंकिंग को चुनौती दी थी। तो वर्तमान में भी नीति आयोग ने ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत की रैंकिंग को लेकर के इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, जिसने इसको जारी किया है, इसकी आलोचना की है। और नीति आयोग का कहना है कि ये एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑस्ट्रेलिया स्थित एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कुल मिलाकर के 30 एम्प्लॉय काम करते हैं, जिसमें से 12 ही एम्प्लॉय जो वो परमानेंट है, बाकी और क्या है 12 जो हैं वो पार्ट टाइम है और 6 क्या है वॉलंटियर हैं। तो नीति आयोग का कहना है कि ये एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये 163 देशों में आतंकवाद की स्थिति को एनालाइज भी कर लेती है और रैंकिंग भी दे देती है। तो यह एक आश्चर्य की बात है। मतलब एक तरीके से भारत ने इनकी वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगाया, इनकी क्रेडिबिलिटी पे क्या है, प्रश्न चिन्ह लगाया है। इसके अलावा भारत का कहना है कि ये जो रैंकिंग है GTI की, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की, ये अनक्लासिफाइड जो मीडिया आर्टिकल्स हैं उन पर आधारित है। और चूँकि अभी तक आतंकवाद की क्या है, कोई एक निश्चित परिभाषा तय नहीं की जा चुकी है। क्योंकि होता क्या है कि किसी एक देश का आतंकवादी क्या है, वो दूसरे देश में क्या हो जाता है, हीरो बन जाता है, या दूसरे देश में उसको आतंकवादी नहीं माना जाता है। जैसे कि पाकिस्तान के कई सारे आतंकवादियों को भारत क्या है आतंकवादी मानता है, परंतु बहुत सारे देश जैसे चाइना वगैरह क्या हैं उनको आतंकवादी नहीं मानते हैं। तो अभी तक क्या है कि आतंकवादी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। इसी चीज़ को लेकर के भारत के द्वारा
1996 से प्रयास किया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में द कम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म CCIT को पास कराया जा सके, परंतु यह अभी प्रस्ताव जो है यह पेंडिंग है। इसके मदद से इससे होगा क्या कि इससे एक आतंकवाद की एक फिक्स डेफिनेशन दी जा सकेगी, उसको डिफाइन किया जा सकेगा कि आतंकवाद एक्चुअल में है क्या, और उसी हिसाब से कानून बनाए जा सकेंगे। तो इसके अलावा एक चीज़ और आप याद रखिएगा, यह जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, इसके स्कोर का जो इस्तेमाल है वो अन्य वैश्विक सूचकांकों और रिपोर्टों में भी किया जाता है। इसलिए भारत की रैंकिंग यहाँ पे गड़बड़ हो रही है तो ये अन्य जो रिपोर्टें आएंगी या जो अन्य इंडेक्स होंगे वहाँ पर भी इसको इफेक्ट करेगा। जैसे ये जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, इसके स्कोर का इस्तेमाल जो कई जगह पे होता है, जैसे कि आपको ग्लोबल पीस इंडेक्स को निर्धारित करने में, ग्लोबल स्लेवरी रिपोर्ट में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपेटिटिवनेस इंडेक्स जारी किया जाता है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सेफ सिटीज इंडेक्स, ये जो है ये आपका इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भी क्या होता है, इसके स्कोर का जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है इसके स्कोर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं, अगला है पीटरबर्ग जलवायु संवाद का 11वां सत्र अभी हाल ही में आयोजित किया गया, या पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। तो यह सत्र पहली बार क्या हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। अब यह भी आपको पता ही होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्यों हो रहा है, क्योंकि वर्तमान में क्या है, कोविड-19 महामारी है, हर जगह पे लॉकडाउन है। तो यही कारण है, कोविड-19 महामारी ही कारण है जिसकी वजह से इसका जो आयोजन है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया, और इसमें भारत सहित 30 देशों ने भाग लिया तथा भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा किया गया है। और इस संवाद की जो या इस डायलॉग की जो मेजबानी है वो जर्मनी के द्वारा किया गया है, और सह अध्यक्षता इसकी जो है वो ब्रिटेन के द्वारा की गई है। यदि इस मंच के बारे में बात करें या इस डायलॉग के बारे में, तो यह एक मंच है जहां पर विभिन्न देशों के प्रतिनिधि जो होते हैं वो आते हैं तथा वैश्विक पर्यावरण के मुद्दे पर नेगोशिएशन करते हैं। नेगोशिएशन करने का मतलब क्या है कि अलग अलग देश अपनी अपनी बातें रखते हैं, अपने अपने एजेंडे को बताते हैं और अपने लक्ष्यों को बताते हैं कि वो क्या चाहते हैं, और उस हिसाब से क्या होता है, एक कॉमन प्रोग्राम बनाया जाता है, एक कॉमन सामान्य सहमति बनाई जाती है जिसको फॉलो करना होता है। तो उस कॉमन चीज़ पे पहुंचने के लिए क्या होता है, एक तरीके से यहाँ पर नेगोशिएशन किया जाता है। तथा यदि ये कहें कि ये ब्रिटेन इस बार इसकी सदस्यता क्यों कर रहा है, तो उसका एक रीज़न है कि जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज अर्थात UNFCCC की जो 26वीं कॉप या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का जो आयोजन होना है या उसकी अध्यक्षता है वो ब्रिटेन के द्वारा की जाएगी। ठीक है, और इसका आयोजन 2020 में किया जाएगा ब्रिटेन में। तो ये 26वां की अध्यक्षता ब्रिटेन के द्वारा की जाएगी। तो प्रश्न उठता है, जो 25वां अर्थात पिछला वाला जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो जो COP25 था 2019 में स्पेन की राजधानी मैड्रिड में उसका आयोजन किया गया था। अब वापस आते हैं इस डायलॉग पे। तो इस संवाद के दौरान कोविड-19 से निपटने, जीवन बचाने और बीमारी के सामाजिक और आर्थिक परिणामों को दूर करने के उपायों के बारे में चर्चा की गई। तो चूँकि यह डायलॉग कोविड-19 महामारी के दौर में हो रही है, इसलिए यह डायलॉग काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस डायलॉग के दौरान पेरिस समझौते के कार्यान्वयन चरण को आगे बढ़ाने की तैयारियों के बारे में भी चर्चा की गई, क्योंकि जो पेरिस समझौता है इसको 2020 से लागू करना है। तो यह जो डायलॉग था काफ़ी महत्वपूर्ण था। तथा इस डायलॉग के दौरान भारत ने जो है 2 सुझाव भी दिए हैं। कौन कौन से 2 सुझाव दिए? भारत ने सुझाव दिया कि वर्तमान में जिस तरह से समूचा विश्व एकजुट होकर नोवल कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तलाशने में जुटा है, उसी तरह से पर्यावरण संबंधी जो प्रौद्योगिकी है अर्थात टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पास मुक्त स्रोत के रूप में ओपन सोर्स के रूप में होनी चाहिए, और जिसे किफ़ायती दाम पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मतलब यदि इसको साधारण भाषा में समझें तो है क्या कि जो पर्यावरण इन्वायरमेंट संबंधी जो टेक्नोलॉजी हैं, जो विकसित देश हैं उनके पास वो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। ठीक है, अब वो जो विकसित देश हैं उन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वो अपने के यहाँ जो पर्यावरण संबंधी चुनौतियाँ हैं उनको दूर कर लेते हैं। और जो गरीब देश हैं और जो विकासशील देश हैं उनके पास ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है। तो भारत के द्वारा यह मांग की गई है कि जो विकसित देशों के पास ये अच्छी टेक्नोलॉजियाँ हैं उनको वो दूसरों को मुहैया कराएं, और ऐसा ना हो कि मुहैया महंगे दाम पे करें, मतलब एक किफ़ायती रेट पर उनको उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि जो विकासशील देश हैं और जो गरीब देश हैं वो भी पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपट सकें। तथा इसके साथ ही दूसरा सुझाव जो भारत के द्वारा दिया गया कि भारत ने कहा कि विकासशील देशों को जो
विकासशील देशों को तुरंत 1 ट्रिलियन जो है वो ग्रांट देने का भी सुझाव दिया गया है कि विकासशील देशों को और गरीब देशों को 1 ट्रिलियन डॉलर का ग्रांट दिया जाए, जिससे कि ये देश क्या है, इनके पास फंडिंग की कमी होती है, जिससे ये पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपट सकें। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता या संवाद के बारे में। तो 2009 में कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन की विफलता के बाद से 2010 से जर्मनी द्वारा इस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, यह जो पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता या संवाद है 2010 से प्रारंभ हुआ है और इसकी मेजबानी प्रत्येक वर्ष जर्मनी के द्वारा की जाती है। और इस वार्ता में आमतौर पर जो है वो पर्यावरण मंत्री ही हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ कोपेनहेगन शिखर की बात हुई, तो कोपेनहेगन शिखर को भी थोड़ा देख लेते हैं। तो कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन या इसको COP 15 कहते हैं, या 2009 में इसका आयोजन किया गया था। तो 2009 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अर्थात UNFCCC को आमतौर पर कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, यह COP 15 था। और यह कहाँ आयोजित किया गया था? यह डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में इसका आयोजन किया गया था। और इस शिखर सम्मेलन में कोपेनहेगन समझौते का मसौदा तैयार किया गया था और इस समझौते के तहत विकसित देश $30 बिलियन तक की प्रतिबद्धता के लिए सहमत हुए थे। परंतु अंत समय में यह सम्मेलन जो है एक जलवायु समझौता देने में विफल रहा। मतलब एक तरीके से यह जो सम्मेलन था यह असफल था। तथा यहीं पर कुछ अन्य जो प्रमुख संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन उनके बारे में थोड़ा सा देख लें, जो कई बार पूछा जाता है। जैसे कि कानकुन सम्मेलन जो COP 16 था 2010 में, इसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने का निर्णय हुआ था। परंतु यह जो ग्रीन क्लाइमेट फंड था इसका जो गठन है या इसकी स्थापना जो है वो डरबन सम्मेलन, डरबन जो कि साउथ अफ्रीका का शहर है, डरबन सम्मेलन अर्थात COP 17 जो कि 2011 में हुआ था, यहाँ पर इसकी स्थापना की जाती है ग्रीन क्लाइमेट फंड की। आगे चलते हैं। 2012 में दोहा वार्ता हुआ था और 2015 में आपका पेरिस समझौता होता है जो कि COP 21 कहलाता है। इसी पेरिस समझौते को 2020 में इम्प्लीमेंट करना है। अब आगे चलते हैं। अगला है एशियाई विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के संबंध में। तो क्या है, ADB के द्वारा भारत को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए $15 बिलियन का लोन दिया गया है। यह जो ऋण है यह कोविड-19 एक्टिव रिस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट अर्थात केयर्स कार्यक्रम के तहत भारत को दिया गया है। ADB के द्वारा एक फंड बनाया गया है जिसका नाम है कोविड-19 एक्टिव रिस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम के तहत ही भारत को यह ऋण उपलब्ध कराया गया है और ADB का भारत को अभी तक का यह सबसे बड़ा लोन है जो ये 15 बिलियन का दिया गया है। और इस फंड की मदद से भारत क्या करेगा, कोविड-19 महामारी को और अच्छे से निपट पाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो टेस्टिंग हो रही है भारत में, कुछ टेस्टिंग को भारत और अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएगा या जो मेडिकल रिक्वायरमेंट है उनको फुलफ़िल कर पाएगा। तथा इस ऋण के साथ ADB जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो भारत को टेक्निकल सपोर्ट भी उपलब्ध कराएगा जिससे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का और अच्छे से क्रियान्वयन किया जा सकेगा। तो ऋण के साथ साथ आपको टेक्निकल सपोर्ट भी उपलब्ध कराया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं एशियाई विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मांडलियांग, फिलीपींस के मांडलियांग शहर में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका उद्देश्य क्या था इसको स्थापित करने का, तो इसको एशिया प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने या प्रमोट करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। और इसके द्वारा हार्ड लोन्स और सॉफ्ट लोन दोनों प्रकार के लोन दिए जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हार्ड लोन और सॉफ्ट लोन क्या होते हैं, तो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। जो हार्ड लोन होता है ये वाणिज्यिक उद्देश्य अर्थात कॉमर्शियल पर्पज से मार्केट रेट पर जो इंटरेस्ट रेट होता है उस रेट पर उपलब्ध कराया जाता है। और ये जो मध्यम आय वाले देश होते हैं तो जिनकी इनकम अच्छी होती है उनको उपलब्ध कराया जाता है और एशियन क्षेत्र के। इसके अलावा जो सॉफ्ट लोन होता है ये क्या होता है, कम ब्याज दर पर, मतलब जो मार्केट रेट होता है उससे नीचे, उससे कम ब्याज दर पर ये उपलब्ध कराया जाता है। तो ये क्या हो जाता है, सॉफ्ट लोन हो जाता है। और ये मेनली गरीब देशों को ये सॉफ्ट लोन उपलब्ध कराया जाता है। तथा ये जो ADB है इसके जो 5 सबसे बड़े उधारकर्ता हैं या बारोअर हैं जो इससे कर्जा लेते हैं, उनमें चीन, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और बांग्लादेश शामिल हैं। इसके अलावा इसको जो सबसे ज़्यादा डोनेट करने वाले देश हैं उनमें जापान और USA जो इसके सबसे बड़े
डोनर है या सबसे ज़्यादा बड़े शेयर होल्डर हैं। और इसकी अध्यक्षता जो है वो जापान के द्वारा की जाती है। और यदि इसके सदस्यों की बात करें तो इसके सदस्य जो हैं वर्तमान में 67 सदस्य हैं, जिसमें से 48 जो हैं वो एशिया पैसिफिक क्षेत्र से हैं, एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं, जबकि 19 सदस्य जो हैं वो इस रीजन से बाहर के हैं। तो याद रखिए कि कहीं पे स्टेटमेंट आ जाए कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसके सारे सदस्य जो हैं वो एशिया के हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल एशिया के नहीं है, एशिया के बाहर के भी इसके सदस्य हैं। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में। तो जजमेंट क्या है? तो जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डीम्ड विश्वविद्यालय अब वो एंटी करप्शन के अंतर्गत आएंगे। तो ये पूरा मामला कैसे समझ लेते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत प्रावधान है कि यदि कोई लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट भ्रष्टाचार करता है तो उसके खिलाफ इस एक्ट के तहत, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है और उस पर कार्रवाई हो सकती है। तथा अभी इस एक्ट में 2018 में ये जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 था, इसमें कुछ संशोधन किए गए थे। जैसे इसमें एक संशोधन यह भी किया गया था कि अब रिश्वत लेने के साथ साथ रिश्वत देना भी क्या होगा, वो अपराध होगा। मतलब जो रिश्वत ले रहा है और जो रिश्वत दे रहा है दोनों ही दंडनीय है, और इसके लिए 3 से 4 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया और उसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये तो बात थी इस एक्ट के बारे में। अब पुनः आर्टिकल पे आते हैं। तो अभी तक क्या है कि किसी प्राइवेट कंपनी में ये तो था कि ये जो एक्ट है वो किसी लोग जो सर्वेंट होगा या पब्लिक सर्वेंट होगा उस पर ही ये काम करता है, परंतु यदि किसी प्राइवेट कंपनी में किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो उसके खिलाफ इस एक्ट के तहत केस नहीं हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो यह जजमेंट दिया है वो डीम्ड विश्वविद्यालयों के संदर्भ में दिया है। जो डीम्ड विश्वविद्यालय होते हैं क्या है, अर्ध सरकारी होते हैं, ठीक है। तो इनके संदर्भ में दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कि डीम्ड विश्वविद्यालयों से संबंधित जो भी इंडिविजुअल्स होंगे या अथॉरिटीज़ हैं या ऑफिशियल्स हैं, यदि ये भ्रष्टाचार करते हैं तो उन्हें लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा और उन पर इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार से जो डीम्ड विश्वविद्यालय हैं अब इस एक्ट के तहत वो आ गए हैं। अब थोड़ा सा डीम्ड विश्वविद्यालय के बारे में बात कर लें। तो जो डीम्ड विश्वविद्यालय क्या है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत जो कार्य विश्वविद्यालयों का होता है कि ये क्या करते हैं, जो विश्वविद्यालय वो एकेडमिक डिग्रियां प्रदान करते हैं, वही काम जो होता है डीम्ड विश्वविद्यालय के द्वारा भी किया जाता है। मतलब विभिन्न पाठ्यक्रमों में क्या किया जाता है, डिग्रियां प्रदान की जाती हैं। तथा यूजीसी एक्ट जो 1956 है, इसके सेक्शन 3 के तहत उच्च शिक्षा के संस्थान जिसके द्वारा शिक्षा के किसी विशेष क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही हो, तो उसे केंद्र सरकार की सलाह पर यूजीसी जो है वो डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे सकता है। और इस दर्जे के बाद जो डीम्ड विश्वविद्यालय है, तो डीम्ड विश्वविद्यालय को वही स्टेटस और प्रिविलेज प्राप्त हो जाता है जो आमतौर पर विश्वविद्यालयों को प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। अगला है दक्षिण एशिया मौसमी जलवायु आउटलुक फोरम, या इंग्लिश में कहें तो साउथ एशियन सीजनल क्लाइमेट आउटलुक फोरम, या शॉर्ट में SASCOF। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्यों चर्चा में है। तो 23 अप्रैल 2020 को इस दक्षिण एशिया मौसमी जलवायु आउटलुक फोरम ने दक्षिण एशिया में आगामी जो दक्षिण पश्चिम मानसून है इसके दौरान सामान्य बारिश होने की उम्मीद जताई है। तथा यह जो फोरम है आपका, तो यह फोरम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार सहित दक्षिण एशियाई देशों के मौसम विज्ञानियों तथा हाइड्रोलॉजिकल विशेषज्ञों का क्या है, एक संघ है। और इस संघ के द्वारा इस रीजन के लिए क्या किया जाता है, मानसून से संबंधित भविष्यवाणी की जाती है। मतलब उस मानसून से संबंधित डिटेल दी जाती है या जानकारियाँ प्रदान की जाती हैं। और इसे जो यह जो फोरम है इसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन अर्थात वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के समर्थन से वर्ष 2010 में स्थापित किया गया था। यहीं पर एक जानकारी और याद रखिएगा, जो यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, इसकी स्थापना आपकी 23 मार्च 1950 को की गई थी, ठीक है। और 23 मार्च को ही जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना के अवसर पर ही विश्व मौसम दिवस भी मनाया जाता है। तो विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च को। और 23 मार्च 1950 को इस संस्था की अर्थात विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इस WMO का, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में स्थित है। अब
वापस आते हैं इस फोरम पे, तो इसमें जो शामिल हैं, ये जो फोरम आपका है, ये दक्षिण एशियाई मौसमी जलवायु आउटलुक फोरम, इसमें शामिल देश जो हैं क्षेत्रीय पूर्वानुमान जारी करने के लिए सामूहिक रूप से काम करते हैं। क्योंकि इसमें जितने भी देश हैं एशिया क्षेत्र के, वो सब उनके जो वैज्ञानिक हैं या जो कर्मचारी हैं वो इसमें काम करते हैं। तो सामूहिक रूप और प्रत्येक वर्ष ये क्या करते हैं, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व मानसून जो होते हैं उससे संबंधित ये पूर्वानुमान जारी करते हैं। जो ये उत्तर पूर्व मानसून होता है इसे भारत में क्या कहते हैं, लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। तथा अफगानिस्तान जो कि उत्तर पश्चिम में स्थित है, को छोड़कर ये जितने भी सभी दक्षिण एशियाई देश हैं वो दक्षिण पश्चिम मानसून की तरह सामान्य मौसम एवं जलवायु संबंधी विशेषताओं का सामना करते हैं। मतलब अफगानिस्तान को छोड़ के बाकी जो है उनका क्लाइमेट जैसे क्या है, एक जैसा ही है। और इस प्रकार कह सकते हैं कि जो ये SASCOF है, अर्थात साउथ एशियन सीजनल क्लाइमेट आउटलुक फोरम है, ये क्षेत्रीय पैमाने पर आम सहमत वाली एक मौसमी जलवायु संबंधी सूचना तैयार करता है जो राष्ट्रीय स्तर के आर्थिक दृष्टिकोण को तैयार करने के लिए आधार प्रदान करता है। मतलब इस रिपोर्ट के आधार पर क्या होता है कि इस क्षेत्र में जो देश होते हैं वो पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि जब पता चल जाता है कि मौसम कैसा है तो उनके ये पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि उनके यहाँ फसल कैसी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं वर्क फ्रॉम होम के कारण साइबर हमलों में वृद्धि हुई है। यह जो एक रिपोर्ट आई है किसके द्वारा जारी किया गया है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO अर्थात नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो 29 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन ने बताया कि देश में साइबर हमलों की संख्या जो है वर्क फ्रॉम होम के कारण जो है वो बढ़ गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार महत्वपूर्ण क्षेत्र के कर्मचारियों को जियो फेंसिंग प्रतिबंधों में ढील देने के कारण उन्हें साइबर हमलों का सामना करना पड़ सकता है। जियो फेंसिंग मतलब एक वर्चुअल जो बाउंड्री थी उसमें छूट दे दी गई है कि आप इस बाउंड्री के बाहर रहकर काम कर सकते, तभी तो आप घर पर रह के काम करेंगे। तो घर पर रह के काम करने के लिए इससे छूट दी गई है। अब ये जियो फेंसिंग क्या है इसको अभी थोड़ा हम लोग बाद में समझते हैं, पहले इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सार्वजनिक उपक्रमों, सरकारी उपक्रमों, बैंकिंग, बिजली, दूरसंचार, परिवहन, ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में साइबर हमलों की आशंका है तथा कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने के लिए अपने जियो फेंसिंग प्रतिबंधों में ढील दी थी। तो यही जो जियो फेंसिंग प्रतिबंधों में जो ढील दी गई है, इसी का फ़ायदा उठा करके जो ये साइबर अटैक हैं, जो हैकर हैं वो साइबर अटैक को बढ़ा रहे हैं। अब इस पर सरकारी कार्रवाई क्या की गई, मतलब सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जा रहा है, तो इसे कम करने के लिए, इन साइबर हमलों को कम करने के लिए गृह मंत्रालय ने देश में सभी क्रूड मतलब क्रिएट, रीड, अपडेटेड एंड डिलीट और उनके IDM अर्थात पहचान और अभिगम प्रबंधन गतिविधियों को ट्रैक करने का निर्देश दिया है। साथ ही मंत्रालय ने फर्मों को रैंसमवेयर में क्या होता है कि आपके सिस्टम को वो लॉक कर देते हैं, हैक कर लेते हैं और आपसे एक तरीके से क्या किया जाता है, फिरौती मांगी जाती है। जब तक आप फिरौती नहीं मांगते तब तक वो आप अपना सिस्टम ओपन नहीं कर पाएंगे। तो रैंसमवेयर हमलों के खिलाफ सजग रहने के लिए भी कहा है। अब थोड़ा सा ये जो संस्था जिसने यह रिपोर्ट जारी की, संस्था को देख लेते हैं, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन या NTRO। तो इसकी स्थापना 2004 में की गई थी और यह एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है जो कि PMO अर्थात प्रधानमंत्री कार्यालय में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन कार्य करती है। अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं जियो फेंसिंग को, कि जियो फेंसिंग क्या है। तो जियो फेंसिंग थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए कि यह एक वर्चुअल बाउंड्री होती है। ये क्या है, एक वर्चुअल बाउंड्री होती है। अब इस वर्चुअल बाउंड्री में जैसे कि आप घर होता है, घर के चारों तरफ क्या बनाते हैं, एक बाउंड्री, तो वो क्या है, फिजिकल बाउंड्री है, ठीक है। परंतु ये एक वर्चुअल बाउंड्री जो दिखाई नहीं पड़ती है। अब इसमें क्या होता है कि यदि कोई डिवाइस या कोई व्यक्ति है वो इसके अंदर आता है या इसके बाहर जाता है, तो क्या होता है कि एक अलर्ट जारी हो जाता है, एक अलर्ट या नोटिफिकेशन या मैसेज जो है वो जारी हो जाता है कि कोई डिवाइस या कोई व्यक्ति जो है इसके अंदर या बाहर हुआ है। तो यही जियो फेंसिंग में ये चीज़ किया जाता है। अब थोड़ा जियो फेंसिंग को और समझें तो जियो फेंसिंग क्या है, एक लोकेशन बेस्ड सर्विस है। लोकेशन बेस्ड सर्विस मतलब कि जियो फेंसिंग की मदद से क्या होता है कि किसी की एग्जैक्ट नियर अबाउट एग्जैक्ट लोकेशन है जो पता चल जाती है, किसी की, या कोई डिवाइस है या कोई व्यक्ति है उसकी लोकेशन पता चल जाती है, जिसकी मदद से, इस जियो फेंसिंग की मदद से कई दूसरे सॉफ्टवेयर और ऐप्स जो हैं वो GPS का प्रयोग करते हैं।
इसके अलावा वाईफाई, सेलुलर डेटा और पहले से तय किए गए कई प्रोग्रामों में भी इसका प्रयोग होता है। कई प्रोग्रामों में जैसे कि क्या होता है कि आप सेट कर सकते हैं इस जियो फेंसिंग की मदद से कि जब आप ऑफिस से घर पहुँचें तो आपका एसी ऑन हो जाए या आपका लाइट ऑन हो जाए। तो ये प्री प्रोग्राम है, पहले से आप इसको प्रोग्राम किए रहते हैं। जैसे यदि इसको थोड़ा सा एक उदाहरण से समझें कि जैसे कि आप गूगल मैप इस्तेमाल करते होंगे, तो गूगल मैप में भी क्या होता है, गूगल मैप में भी आप क्या करते हैं, कोई लोकेशन जब उसमें सेट करते हैं तो जैसे जैसे उस लोकेशन के करीब जाते हैं तो आपको क्या होता है, नोटिफिकेशन जारी होता रहता है। इसके अलावा आप एक उदाहरण और समझ सकते हैं कि जब आप कोई सामान खरीदते हैं किसी दुकान पर और पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो आपका क्या मोबाइल पे क्या होता है कि लोकेशन के साथ साथ उससे संबंधित कई सारी डिटेल जो है आपके मोबाइल पे आ जाती है। तो ये भी क्या है, जियो फेंसिंग की मदद से होता है। इसके अलावा अगर आप किसी गाड़ी की लोकेशन या फिर किसी व्यक्ति को ट्रैक करना चाहते हैं तो जियो फेंसिंग की मदद से उसकी सटीक लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी गाड़ी है, आपने कहीं पे खड़ी किया। अब यदि आप उसके जियो फेंसिंग लगा देते हैं 100 मीटर का दायरा या 50 मीटर का दायरा, कि यदि गाड़ी आपकी उस 50 मीटर 100 मीटर के दायरे के बाहर जाती है तो आप क्या हो जाएगा, एक मैसेज आ जाएगा, एक अलर्ट जारी आ जाएगा कि कोई आपकी गाड़ी को निकाल रहा है। तो ये जियो फेंसिंग की मदद से कर सकते हैं। या कोई कॉन्वे जा रहा है, मतलब गाड़ियों का कोई काफ़िला जा रहा है, उसको ट्रैक करने के लिए आप इस जियो फेंसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूल की बसेस हैं उनके लिए कर सकते हैं। या जो एम्प्लॉई हैं, किसी ऑफिस में जो एम्प्लॉई काम करते हैं, अब वो एम्प्लॉई ऑफिस के अंदर है या नहीं है तो उसको जियो फेंसिंग की मदद से ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा महिला सिक्योरिटी, मतलब महिला सुरक्षा के लिए भी यह जियो फेंसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए कि कोई महिला है, वो डेली ऑफिस जाती है, एक फिक्स्ड रूट से जाती है, जिस भी गाड़ी से जाती है वो फिक्स्ड रूट से जाती है। और तो क्या कर सकते हैं, इस फिक्स्ड रूट का आप क्या कर सकते हैं, जियो फेंसिंग कर सकते हैं। इसका आप एक बाउंड्री बना सकते हैं कि वो महिला जो है इसके अंदर ही जाएगी। अब इस जियो फेंसिंग को आपने क्या किया कि उनकी महिला के मोबाइल से एक ऐप के माध्यम से उस महिला के मोबाइल से और उससे संबंधित व्यक्तियों से कनेक्ट कर दिया। तो अब यदि उसकी गाड़ी बाई चांस कभी इस जियो फेंसिंग के बाहर जाती है तो क्या हो, तुरंत अलर्ट जारी हो जाएगा कि वो गाड़ी बाहर जा रही है। तो उस हिसाब से क्या होंगे, जो भी कदम उठाना हो वो आदमी कदम उठा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि ये जियो फेंसिंग काम कैसे करती है। तो जियो फेंसिंग के लिए सबसे पहले कोई भी डेवलपर जो होगा वो जीपीएस और आरएफआईडी अर्थात रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इनेबल सॉफ्टवेयर की मदद से एक तरह की वर्चुअल बाउंड्री बनाता है। उदाहरण के तौर पे गूगल मैप में जा करके 100 मीटर के दायरे की एक बाउंड्री बना दी गई। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस अर्थात एपीआई की मदद से मोबाइल ऐप बनाई जाती है जिसे उस निर्धारित दायरे के अंदर सेट किया जाता है। यानी वो डिवाइस सिर्फ उसी 100 मीटर के दायरे में ही काम करेगी या फिर उससे बाहर जाने पर अलर्ट या नोटिफिकेशन देने लगेगी। इसी का इस्तेमाल जो है वर्तमान में जो व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया गया है उन पर नज़र रखने के लिए इसी जियो फेंसिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या किया जा रहा है कि यदि जहाँ पर क्वारंटाइन किया गया है उसके चारों तरफ एक निश्चित दायरे में जियो फेंसिंग कर दी गई है, एक वर्चुअल बाउंड्री बना दी गई है। अब वह व्यक्ति मान लीजिए 100 मीटर की जहाँ पे क्वारंटाइन किया गया 100 मीटर के दायरे में जियो फेंसिंग कर दी गई। अब यदि वह व्यक्ति इस 100 मीटर के दायरे से बाहर जाता है तो जो प्रशासन होगा या जो पुलिस होगी उनको यह अलर्ट जारी हो जाएगा या सूचना मिल जाएगी फलाने व्यक्ति जो है वो इस दायरे से बाहर जा रहा, तो उस हिसाब से स्टेप उठाए जा सकते हैं। ये आपका जियो फेंसिंग का कॉन्सेप्ट था। तो इस वीडियो में, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।